दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। दुनिया लगातार बदल रही है और संयुक्त राज्य अमेरिका पश्चिम एशिया में अपनी लगातार गंभीर होती स्थिति से निकलने का कोई समाधान खोजने के लिए हाथ पैर मारता फिर रहा है। हाँ, यही सही शब्द है। ऐसे में हमारे पास लगातार और भी ब्रेकिंग न्यूज आ रही हैं। आज इससे पहले हमने अपने संस्थापक सदस्यों लैरी जॉनसन और पेपे एस्कोबार के साथ एक बहुत बड़ा सत्र रिकॉर्ड किया। हमने आपको उन बेहद खराब कदमों की एक श्रृंखला के बारे में बताया जो ट्रंप ने अमेरिका के लिए उठाए। मेरा मतलब है, इसे बेहद खराब कहना भी काफी नरम ढंग से कहना है। उन्होंने निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है कि वे ऐसा नहीं कर पाए। तो अब मैं यहाँ अपने बहुत प्रिय मित्र और विश्व प्रसिद्ध व विश्व भर में सम्मानित योगदानकर्ता परवीन स्वामी के साथ हूँ। हमें उनके साथ होने पर बहुत गर्व और सौभाग्य महसूस होता है। वे आज पहले जिन घटनाओं पर चर्चा हुई उनके बारे में अपनी व्याख्या देंगे। उन घटनाओं का विवरण देने के बाद मैं उसमें एक और छोटी सी खबर जोड़ूंगा। ये ट्रांजिशन प्रोटोकॉल है। अगर आपको हमारा काम पसंद है तो मैं आपसे लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाने का अनुरोध करूंगा। नोटिफिकेशन बटन भी दबाइए। सबस्टैक पर जाइए, उसी नाम से ट्रांजिशन प्रोटोकॉल, $5 महीने में। हम हफ्ते में 2 बार ये उच्च गुणवत्ता वाली खबर सीधे आपके मेल बॉक्स में पहुंचाएंगे। तो स्वागत है प्रवीण। मुझे बताने दीजिए कि मेरे सूत्रों और संपर्कों के जरिए मेरे पास क्या जानकारी आई है जिस पर हमने आज पहले चर्चा की थी, लेकिन निश्चित रूप से हमें आपका दृष्टिकोण सुनने का सौभाग्य मिलेगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका गहरा सम्मान सिर्फ हमारे दर्शक ही नहीं करते, बल्कि कई फैसले लेने वाले लोग भी करते हैं जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। तो हुआ यह है, मई में तुलसी गैबार्ड, जो डीएनआई की प्रमुख थी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी प्रमुख, उन्होंने वह किया जिसे वे बहुत चतुर कदम मानती थीं। उन्होंने इराक के कुर्द क्षेत्र के राष्ट्रपति नेचरवान बरजानी से संपर्क किया, एक चैनल स्थापित किया और कहा, हाँ, आईआरजीसी के साथ संवाद के लिए ये एक शानदार बैकडोर चैनल होगा, क्योंकि ये काफी जाना माना था कि नेचरवान और आईआरजीसी के प्रमुख जनरल वहीदी संपर्क में थे। मेरा मतलब है, जरूरी नहीं कि वे दोस्त हों, वे बस संपर्क थे। और उसने मूलतः एक संपर्क मार्ग स्थापित किया। और उस दिशा में कोई बड़ा कदम उठाने से पहले ट्रंप पाकिस्तानी फील्ड मार्शल के साथ संबंध बना रहे थे। उनका समर्थन पाने के लिए हर कोशिश करने के बाद उन्होंने उनसे अनुरोध किया, क्या आप मुझे आईआरजीसी के प्रमुख से मिलवा सकते हैं? मेरा मतलब है, दुनिया की घटनाओं को बस सामान्य रूप से देखने वाले किसी व्यक्ति को भी ये मुझे बहुत अप्रिय लगता है। मैं इतना जानता हूं कि फील्ड मार्शल असीम मुनीर बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बेहद अनुभवी हैं। आप उनके कामों को मंजूर करें या न करें, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वे बुद्धिमान नहीं हैं। वे बहुत सक्षम हैं। तो मेरी रिपोर्टिंग और मेरी समझ के मुताबिक उन्होंने ट्रंप से विनम्र शब्दों में कहा, आपके दिमाग में क्या चल रहा है जो आप मुझसे ऐसा कुछ करने के लिए कह भी रहे हैं? मैं ये नहीं करने वाला, क्योंकि अगर मैंने आपकी इच्छा के जरा भी करीब कुछ किया तो मुझे ईरान में फिर कभी भी वापस आने का न्योता नहीं मिलेगा। तो ट्रंप निराश हो गए और उसी समय से उनका असीम मुनीर से मोहभंग हो गया। हमने ऐसी रिपोर्टें भी देखी कि वह असीम मुनीर से दूरी बना रहे हैं, वह कतर जाना चाहते हैं, ओमान जाना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन जब वो वहां गए और उन्होंने तेहरान से संपर्क किया तो तेहरान ने कहा, नहीं 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 नहीं, हमारे अपने संपर्क हैं और आप जानते हैं कि वे कौन हैं, वापस जाइए। असीम मुनीर से बात करो। तो ट्रंप निराश हो गए थे। फिर उस वक्त ट्रंप के दिमाग में एक शानदार विचार आया, बहुत शानदार। वे अपनी वेनेजुएला वाली सफलता की कहानी पर वापस गए और बोले, उसे फिर से क्यों न शुरू करें, हमारी कोई प्रगति नहीं हो रही है।
उन्होंने किसी को निर्देश दिया कि एरबिल के कुर्द क्षेत्र के राष्ट्रपति के साथ संपर्क फिर से स्थापित किया जाए। संपर्क पहले से था, लेकिन निष्क्रिय पड़ा था, और कहा, क्या आप जनरल वहीदी से संपर्क कर सकते हैं? हम सच में कोई समझौता करना चाहते हैं, और ये रहे अरबों अरब डॉलर जो आप उन्हें पेश कर सकते हैं। वे हमारे दोस्त बन जाएंगे। हम जानते हैं कि वे मुल्लाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते, वगैरह वगैरह वगैरह। यह सब बकवास। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि नौशरवान को क्यों लगा कि वह इतना मूर्खतापूर्ण और पागलपन भरा काम कर सकता है। लेकिन हमने इसकी रिपोर्ट दी थी, और अब 2 दिन बाद एक्सियोस इसकी पुष्टि कर रहा है। एक्सियोस एक अच्छा स्रोत है क्योंकि वे ट्रंप प्रशासन के बहुत करीब है। फिर कहा गया, ओ हाँ, हमने नौशरवान के जरिए संपर्क किया था। खैर, वो एक कूटनीतिक माध्यम था, वो एक बैकडोर चैनल था। लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये जनरल वहीदी को रिश्वत देने की कोशिश थी। ये नेतृत्व में दरार पैदा करने की कोशिश थी। ये नेतृत्व को खरीदने की कोशिश थी, लोगों को रिश्वत देकर, लोगों को बांटकर अपनी तथाकथित ताकत दोहराने की कोशिश, जिसका प्रदर्शन वे पहले वेनेजुएला में कर चुके थे। हमारी रिपोर्टिंग के मुताबिक वहीदी को फोन आया। उन्होंने धैर्य से सुना और फिर उनसे कहा, मुझे इस तरह का फोन दोबारा कभी भी मत करना। और मैं ये सुनना नहीं चाहता। आप मुझसे देशद्रोह करने को कह रहे हैं और मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर वह तुरंत जाकर इस बारे में सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई से बात करने लगा। बेशक आप जानते हैं, इसे सीधे तौर पर खारिज कर दिया गया। मुस्तफा खामेनेई ने मुस्तफा और जनरल वहीदी की सलाह पर एक दूसरे संपर्क के जरिए आसिफ मुनीर से संपर्क किया। ईरानी नेतृत्व ने पाकिस्तान को बताया कि क्या हुआ था, फिर पाकिस्तान ने बताया कि पहले क्या हुआ था, तो वे सभी फिर एक ही समझ पर आ गए। तो ट्रंप की ये एक कोशिश है जो हमें दिखाती है कि वो बुरी तरह हाथ पांव मार रहे हैं। लेकिन विश्लेषण आपका क्षेत्र है। मैं तो बस आपको वे तथ्य बता रहा हूं जैसे मैं उन्हें जानता हूं। जुल्फिकार, मुझे अपने चैनल पर बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका स्वागत है। आपने जो कुछ कहा उससे बस यही साफ होता है कि ट्रंप और अमेरिका न ईरान को समझते हैं और न पाकिस्तान को। अब ईरान वेनेजुएला नहीं है। ईरान अपने अस्तित्व पर आए खतरे से लड़ रहा है। ईरान के लिए ये बिल्कुल अलग खेल है, और जनरल वहीदी से संपर्क करना और उन्हें अरबों डॉलर या जो भी रकम हो भी देकर रिश्वत देने की कोशिश करना असल में एक हताश और पागलपन भरा कदम है। मैं इसे इसी तरह कहूंगा। दरअसल तो शायद उसके बाद ईरानी नेतृत्व बार बार प्रतिरोधक क्षमता की बात कर रहा है। और जब वे प्रतिरोधक क्षमता की बात करते हैं तो उनका मतलब है कि दोनों पहलू साथ मिलकर काम करें, यानी सैन्य पहलू भी और राजनीतिक या कूटनीतिक पहलू भी। तो अब ये मिलकर काम कर रहे हैं। और हम ये भी जानते हैं कि ईरानियों ने हाल ही में सैन्य फेरबदल किया है। इस फेरबदल में अब हमारे पास सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव जनरल रजाई हैं। फिर अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति पेजेशकिन हैं, और वही इस सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष हैं। वे सुप्रीम लीडर मुस्तफा खोमैनी को रिपोर्ट करते हैं। तो आप समझिए, मुद्दा यह है कि ईरानियों के लिए ये बिल्कुल भी पैसे का मामला नहीं है। उनका लक्ष्य तय है, और उस लक्ष्य को अब्बास अरागची ने बार बार साफ तौर पर बताया है कि हम युद्ध विराम स्वीकार नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि ये युद्ध फिर कभी। और अगर आप बहुत शिक्षण की पिछले 5 महीनों घटनाक्रम कैसे आगे वतन आए, तो उन्होंने कुछ हासिल करने का लक्ष्य रखा था। उसमें से बहुत कुछ ईरान पहले ही हासिल कर चुका है, लेकिन इस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अब मुझे पाकिस्तान पर टिप्पणी करने दीजिए। ट्रंप को एक साधारण बात पता होनी चाहिए थी, पाकिस्तान के साथ उनका अपना इतिहास। अगर उन्होंने बस उस पर नजर डाल ली होती, या उनके सलाहकारों ने उन्हें बताया होता कि पाकिस्तान के सेना प्रमुखों के मामले में
वे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा पर कभी समझौता नहीं करते। ये फील्ड मार्शल असीम मुनीर की बात नहीं है। ये ऐसी चीज है जो उन्होंने कभी नहीं की। मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा और ये दोनों अमेरिका से जुड़े हैं, अमेरिका के पाकिस्तान के साथ संबंधों से। America's ties with Pakistan. One is that when India did its एक बात यह है कि जब भारत ने माई मिनसीज नाइस्ट ओट में परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिकी पूरी कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण न करे। हम पाकिस्तान को पैसा देंगे, हम F-16s देंगे। और स्ट्रोब टेलबॉट, जो उस समय राष्ट्रपति क्लिंटन के करीबी दोस्त भी थे और अमेरिका के उप विदेश मंत्री भी, वे प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। उनके दफ्तर से कोई फोन नहीं उठा रहा था। आखिरकार उनकी बात जनरल जहांगीर करामत से हुई। उन्होंने उन्हें बुलाया। ठीक है, जनरल हेडक्वार्टर आ जाए। जब वे वहां पहुंचे तो जनरल करामत ने स्ट्रोब टेलबोट से बिल्कुल साफ कहा, देखिए, हम अपने राष्ट्रीय हित और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का ख्याल खुद रखेंगे। और मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्ट्रोब टेलबोट ने अपनी किताब में लिखा है। And why I'm saying all this is because Strobe Talbot has written in his book. They don't compromise. They did the test. Similarly, वे समझौता नहीं करते। 9/11 happened. उन्होंने परीक्षण किया था। इसी तरह जब 9/11 हुआ था तो कृपया याद कीजिए कि राष्ट्रपति बुश ने ऐलान किया था, आप जानते हैं, दुनिया को और जनरल मुशर्रफ को भी एक अल्टीमेटम दिया गया था कि या तो हमारे साथ हैं या हमारे साथ नहीं हैं। और मुशर्रफ ने तुरंत कहा था, हम आपके साथ हैं। लेकिन मुशर्रफ ने ठीक वही किया जो उन्हें अपने देश के लिए करना था। तो मेरा कहना यह है कि अगर वे पाकिस्तान के साथ अपने व्यवहार का रिकॉर्ड देखें तो पाकिस्तानी जनरल और उनके सेना प्रमुख कभी समझौता नहीं करते। मैं इसके बहुत से उदाहरण दे सकता हूँ। इसलिए असीम मुनीर से ऐसी कोई उम्मीद रखना बिल्कुल पागलपन है, क्योंकि उन्हें साफ पता है कि उनका राष्ट्रीय हित क्या है। For the simple reason he knows what his national interest is. And to spell out what his national interest is, he और अपने राष्ट्रीय हित को साफ तौर पर बताने के लिए उन्हें पता है कि आज वे बहुत अच्छी स्थिति में हैं। as far as Asim मैं 3 बातें बताऊंगा। he's the mediator जहां तक असीम मुनीर का सवाल है, वे ऐसे मध्यस्थ हैं जिनके बिना ट्रंप काम नहीं चला सकते। talking of a देखिए, आज ट्रंप ईरान के साथ आर्थिक युद्ध की बात कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि किसी न किसी चरण पर उन्हें फिर कूटनीति की ओर लौटना होगा। और वे संपर्क किससे करेंगे? फील्ड मार्शल असीम मुनीर से। उनके अलावा कोई नहीं है। और फिर जहां तक असीम मुनीर का सवाल है, उनका काम तय है। वे एक क्षेत्रीय ढांचा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पश्चिम एशिया के लिए है, जिस पर मेरा ख्याल है हमने अपने पिछले एपिसोड में अपनी बातचीत में चर्चा की थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वे इसके आगे भी देख रहे हैं। वे इस्लामी ढांचे की ओर भी देख रहे हैं, यानी एक क्षेत्रीय ढांचा है। Islamic framework. So there is a regional framework, there is an Islamic framework, and as part of एक इस्लामी ढांचा है, और उसी ढांचे के तहत अफ्रीका में अब उन्होंने सोमालिया के साथ रक्षा सहयोग किया है। संभव है कि वे दक्षिण एशिया की तुलना में अफ्रीका के और मुस्लिम देशों के साथ भी ऐसा करें। हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत कम समय में कितने मजबूत हुए हैं। तो ये सब उसी इस्लामी ढांचे को बनाने की बातें हैं। पाकिस्तान इस वक्त असाधारण भू राजनीतिक ऊंचाई पर है और ट्रंप को इन सब बातों का पता होना चाहिए। इसलिए फील्ड मार्शल असीम मुनीर से अपने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर समझौता करने की उम्मीद करना मूर्खता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। या फिर ये बस उस आदमी की हताशा है जिसके पास कोई विकल्प ही नहीं है। मैं इसे इसी तरह, आप जानते हैं, देखता हूँ। that is the way I would analyze the thing. Well, that is the way that Larry. खैर, आज इससे पहले लैरी जॉनसन और पेपे एस्कोबार ने भी इसका यही विश्लेषण किया था। और जब मुझे तेहरान और इस्लामाबाद दोनों जगहों पर बहुत ऊंचे स्तर के फैसले लेने वाले हलकों में मौजूद लोगों से इस सब के बारे में जानकारी मिली, तो वे वास्तव में इस पर हंस रहे थे। वे कह रहे थे, यह आदमी इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि वह यह भी सोचे कि असीम मुनीर जैसा कोई व्यक्ति, जनरल फहीदी जैसा कोई व्यक्ति राष्ट्रीय हित के खिलाफ काम करेगा और कुछ अरब डॉलर के लिए धोखा देगा, जैसे अरब डॉलर उन्हें खरीद लेंगे। लेकिन परवीन, बड़ा सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो यह है, Question I would like to submit to you, Praveen, is this:
when you have somebody who is that जब आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसमें सोचने की क्षमता इतनी बिल्कुल न हो, I'm talking about मैं ट्रंप की बात कर रहा हूं, जो इतना आत्ममुग्ध हो, इतना अहंकारी हो, और जो आप जानते हैं 5 मिनट से ज्यादा टिकने वाली कोई सोच रखने में पूरी तरह असमर्थ हो, तो आपको ये सब कहाँ जाकर खत्म होता दिखता है। can last more than मेरा मतलब है, मैं आपके साथ एक बात साझा करना चाहता हूं जिस पर मैंने थोड़ी सी चर्चा शुरू की थी। we could briefly started discussing मुझे लैरी जॉनसन जानकारी मिली कि असीम मुनीर से खुश न होने के कारण वह अब असीम मुनीर के हाथों या चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहता है, या जो भी वह करना चाहता है, आर्थिक प्रतिबंध लगाना चाहता है। इस्लामाबाद में किसी से बात करने से पहले ही मैं आपको बता सकता हूं कि वे कहेंगे दफा हो जाओ। before I even वे किसी भी सकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया नहीं देंगे और वह सिर्फ अपना ही नुकसान करेगा। going to react in तो हम आखिर इस गड़बड़ से बाहर कैसे निकलें? going to hurt himself. So how do we ever get out of this mess? See, what has happened is we have to see the देखिए, picture. पहले हमें पश्चिम एशिया में जो कुछ हो रहा है उसकी बड़ी तस्वीर देखनी होगी। वहां अगर ट्रंप की बात करें तो वह होर्मुज़ जलमरूमधी को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, Do is open Strait of Hormuz. जबकि हर कोई जानता है कि होर्मुज़ जलमरूमधी को खोलने के लिए कोई सैन्य विकल्प है ही नहीं। To open the Strait of Hormuz. दूसरी तरफ ईरानी सेना के पास अमेरिका के खिलाफ कई सैन्य विकल्प हैं। अब उन्होंने हाल में जो किया है, अगर आप राष्ट्रपति ट्रंप का सोशल मीडिया देखें, अमेरिकी क्षेत्र He has declared that अब जब आप ऐसी कोई घोषणा में सो तो अभी इस दासी आवमशल टूपृथ वुड्सकटाव like this. And you, आप ये दिसका बचान फोसवो you are saying is that you have to defend it. When you no, this is a very serious matter. नहीं नहीं, ये बहुत गंभीर मामला है। Now, how इसका मतलब है कि आपको इसका बचाव करना होगा। options? अब जब आपके पास कोई सैन्य विकल्प ही नहीं है तो आप इसका बचाव कैसे करेंगे? तो आप जानते हैं, कुछ दिन पहले मैंने इस बारे में कहा था, क्या वे परमाणु विकल्प पर विचार कर रहे हैं? शायद इसका जिक्र करने वाला मैं पहला व्यक्ति था, क्योंकि मैंने कहा था कि अमेरिकियों का इसे इस्तेमाल करने का इतिहास रहा है। वे एकमात्र देश हैं जिसने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया है। किसी और देश ने इसका इस्तेमाल नहीं किया है। और फिर उसके बाद आप जानते हैं, 3-4 दिन बाद रिपब्लिकन सांसद टेलर ग्रीन ने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट डाली जिसमें कहा गया कि हाँ, परमाणु विकल्प पर चर्चा हो रही है। Saying that yes, the nuclear option is being discussed. And then I find lot of other now American analysts are talking about और फिर मैं देख रहा हूं कि कई दूसरे अमेरिकी विश्लेषक भी इस परमाणु विकल्प की बात कर रहे हैं। America. तो हमें यह समझना होगा कि अमेरिका की पहली बार इस्तेमाल करने की नीति है। इसका मतलब है कि सामरिक परमाणु हथियार पारंपरिक युद्ध लड़ने का बहुत बड़ा हिस्सा है, और आज ऐसी क्षमता मौजूद है, तकनीक उपलब्ध है कि होर्मुज़ जलमरूमधी को खोलने के लिए बहुत कम क्षमता वाला सामरिक परमाणु हथियार इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सब मौजूद है, सब कुछ तैयार, समझिए। लेकिन बेशक इसके नतीजे, भले ही वे ऐसा करें और होर्मुज़ जलमरूमधी खोल दें, अमेरिकियों के लिए और दुनिया के लिए विनाशकारी होंगे, क्योंकि सच तो यह है कि आज तक किसी ने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है। Because actually today nobody has used nuclear weapons. There are countries, there is Russia which has a कुछ देश हैं, रूस है, जिसकी पहले इस्तेमाल करने की नीति है। लेकिन बात यह है कि अमेरिकियों के इस्तेमाल करने के बाद और लोगों के उसके विनाश को देखने के बाद, हिरोशिमा और नागासाकी पर इस्तेमाल किए गए दोनों बम असल में सामरिक हथियार थे जिनकी क्षमता सिर्फ 15 किलोटन थी। और देखिए उन्होंने कितना विनाश किया। लेकिन आज तो इससे भी बहुत छोटे हथियार हैं, ऐसे छोटे हथियार जिन्हें तोप से दागा जा सकता है, यानी परमाणु हथियार जो एक छोटे से इलाके में विस्फोट और विकिरण फैलाकर पूरी चीज को तबाह कर सकते हैं। तो ये सब संभव है, लेकिन इसके परिणाम बहुत गंभीर हैं, सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि दुनिया में परमाणु प्रसार के लिए भी। America, but for nuclear proliferation in the world. So the point I am making is that as far as Hormuz तो मैं ये कह रहा हूं कि जहां तक होर्मुज़ का सवाल है, वह होर्मुज़ पर अपना नियंत्रण पाने के लिए पूरी तरह बेताब है, and I और ये बहुत गंभीर मामला है। मैं उसके बारे में किसी भी चीज को नामुमकिन नहीं मानता, क्योंकि उसके सलाहकारों के स्तर पर इस पर चर्चा हो रही होगी। दरअसल बहुत से लोगों ने, अमेरिकी विश्लेषकों ने कहा है कि परमाणु मुद्दे पर चर्चा हुई है, part of conventional war fighting. क्योंकि यह पारंपरिक युद्ध लड़ाई का हिस्सा है। उनकी पहली बार इस्तेमाल करने की नीति है,
तो मेरा कहना यह है कि इसे बिल्कुल भी खारिज मत कीजिए कि वह इसका इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उसके लिए पेट्रोडॉलर का खत्म होना स्वीकार्य नहीं है। अब विडंबना देखिए। विडंबना यह है कि जाहिर तौर पर उपराष्ट्रपति JD वेंस वे अंदरूनी दायरे का हिस्सा हैं। Obviously, J.D. Vance, the vice president, he belongs to the inner circle. And he, at one of the, और उन्होंने channels, I किसी heard चैनल say पर, आप very जानते हैं, clearly मैंने उन्हें that बहुत the साफ पर US कहते dollar सुना will no longer कि be अमेरिकी the डॉलर reserve अब दुनिया currency की of the रिजर्व world. करेंसी नहीं रहेगा America और has अमेरिका को to सस्ते में learn जीना how to छोड़ना do it. सीखना। तो दूसरे शब्दों में So, in other words, he वे परमाणु is हथियारों के against खिलाफ हैं। he is against America वे अमेरिका के युद्ध fighting जारी the रखने के भी war. खिलाफ हैं। So there is a इसलिए clear सार्वजनिक तौर पर in the public राष्ट्रपति domain, और उनके this अपने imbalance उपराष्ट्रपति between के the बीच president and एक the स्पष्ट vice मतभेद है। president. That's one part. यह एक पहलू That है, is the military component. यह सैन्य Now, पहलू है। as far as diplomacy अब is जहां तक concerned, कूटनीति का सवाल है, diplomacy is not कूटनीति working बिल्कुल at काम all. नहीं कर रही है, Because क्योंकि आप now अच्छी तरह जानते हैं कि the यह MOU 17 17 जून को साइन हुआ था, this MOU was signed और on जहां तक 60 17th दिनों of की June. बात है वो पैरिस हो As चुके हैं। far as the 60 days are और अब concerned, ईरानियों ने October, होमुज जडम्बरमाई the फूड Iranians now खोलने have के come लिए up with much जस्यासा harder, सख्त शोली से much stringent conditions to open the Strait of Hormuz. And we know the conditions. They've already had a talk और हमें शर्तों का with पता the है। Omanis. उन्होंने हाल ही में ओमानियों से भी बात की है, जो दूसरा तटीय देश है, और अब लगता है कि वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक इसकी सार्वजनिक घोषणा नहीं की है, लेकिन निश्चित तौर पर बहुत जल्द करेंगे कि सिर्फ उत्तरी मार्ग का इस्तेमाल होगा, यानी ईरानी मार्ग का, आने जाने दोनों के लिए, और वे कार्गो के मूल्य पर 7% टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। यानी हम हर साल कम से कम $100 अरब की बात कर रहे हैं, जो ईरानियों को मिल सकते हैं, और ये काफी हद तक ईरान के नियंत्रण में है। अब यहाँ मुद्दा यह है कि जहां तक राष्ट्रपति ट्रंप का सवाल है, क्योंकि उन्होंने अब आर्थिक युद्ध छेड़ दिया है, मैं अभी उस पर आता हूँ। He has now imposed the economic warfare. I'll just come to that. So the Iranians will be asking this money in. तो ईरानी यह पैसा युआन में मांगेंगे, और वे ये भी चाहते हैं कि उन पर लगे ये सारे प्रतिबंध तुरंत हटा दिए जाएं, ताकि वे अपना तेल बेच सकें, अपनी गैस बेच सकें, पेट्रोकेमिकल्स बेच सकें, और वे चाहते हैं कि उनकी सारी फ्रीज की गई संपत्तियां भी जारी कर दी जाएं। अब अगर आप इन फ्रीज की गई संपत्तियों को देखें तो इनकी रकम करीब $120 अरब बैठती है। तो ये ऐसी चीज है जिस पर बातचीत के जरिए सहमति बनानी होगी, और बातचीत कौन करेगा? मध्यस्थ कौन है? पाकिस्तान। तो ये सब, और फिर जाहिर है उन्होंने कहा है कि सभी मोर्चों पर शांति होनी चाहिए। इसके लिए उन्हें इजरायलियों को राजी करना होगा, और उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिकी अपनी सेनाएं मूलतः पश्चिम एशिया से हटा लें। Americans remove their forces from basically West Asia. As far as Americans are concerned, today they have removed. जहां तक अमेरिकियों का सवाल है, आज उन्होंने फारस की खाड़ी से अपनी सेनाएं हटा ली हैं। वहां से अमेरिकी सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है। तो मेरा कहना यह है कि कूटनीति के मामले में ईरानियों की शर्तें बहुत कड़ी हैं, बेहद कड़ी। अब ये राष्ट्रपति ट्रंप पर निर्भर है कि वे वापस आकर बात करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि जहां तक ईरान का सवाल है, हर कोई इस पर बात कर रहा है कि वे निश्चित रूप से अमेरिका में मध्यावधि चुनावों की 3 नवंबर की समय सीमा पर नजर रखे हुए हैं, और उससे क्या नतीजा निकलता है। और जाहिर है, हाँ, मेरा आखिरी मुद्दा आर्थिक युद्ध को लेकर है, लेकिन हाँ, वह मैं बाद में करूंगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? Economic warfare, but yeah, I'll make that later. You want to say something? No, I just wanted to say to you, Parveen, मैं बस आपसे ये कहना चाहता था, परवीन, कि हमारी अपनी रिपोर्टिंग ने पुष्टि की है कि ट्रंप ने सचमुच जनरल केन से पूछा था, क्या मैं परमाणु हथियार इस्तेमाल कर सकता हूँ? General Kane, जैसे आप जानते हैं, कोई बच्चा पूछ रहा हो, क्या मैं उस खिलौने से खेल सकता हूँ? can I use that toy? और हमारी रिपोर्टिंग के मुताबिक केन ने, जिसकी बाद में एक्सियोस ने भी पुष्टि की, और मार्जोरी टेलर ग्रीन ने भी, जिनके भी अच्छे संपर्क हैं, फिर कहा, इज़्दात को मुवाफिक समीन है, रेडनिंग, वो बेतनाती माने इस तंग सिक्स रखती, all इस दूसरा नालेंगो। No, you cannot use those nuclear weapons. And now, let me give you another perspective. This is from Tehran. And that perspective is that ये तेहरान का नजरिया है। उनका मानना है कि उन्हें पता है ये चर्चा वॉशिंगटन में चल रही है, उन्हें इसकी परवाह नहीं है। मेरा मतलब, जाहिर है उन्हें परवाह है,
वे परमाणु बम का निशाना नहीं बनना चाहते, लेकिन वे उस सजा को झेलने और पलटकर वार करने के लिए तैयार हैं। मैं इस चैनल पर कई बार कह चुका हूं, ईरान सुप्रीम लीडर की मंजूरी मिलने पर कुछ ही दिनों में एक परमाणु उपकरण को एक लंबी दूरी की बेहद उन्नत मिसाइल पर तैनात कर सकता है। वह मिसाइल निश्चित रूप से इजराइल पर हमला कर सकती है और इजराइल को तबाह कर सकती है। मेरा मतलब शायद उसे धरती के नक्शे से ही मिटा दे। और फिर आगे क्या होगा, कौन जानता है? लेकिन वे इन विशाल टैंकरों में से एक या दो को भी डुबो सकते हैं। इसलिए ईरान पीछे नहीं हट रहा, झुक नहीं रहा। और अब जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, ट्रंप पाकिस्तान से, आसिम मुनीर से इतने नाराज हैं कि वे प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। उससे क्या हासिल होगा? ट्रंप और उस बच्चे में क्या फर्क है जो अपना दिमाग खो बैठा है? Let me make two comments on what you आपने अब तक जो कहा है उस पर मैं दो टिप्पणियां करना चाहूंगा, एक पाकिस्तान पर और दूसरी ईरान पर। पहले ईरान से शुरू करता हूं। अगर आपका इशारा इस तरफ है कि ईरानी परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे, तो मुझे इसकी कोई संभावना बिल्कुल नहीं दिखती। निस्संदेह उनके पास तकनीक है, वे ऐसा हथियार बना सकते हैं, वे इसे बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। अगर वे चाहते तो कर भी सकते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा करेंगे। और इसकी वजह बहुत सरल है। वे जानते हैं कि जिस भूगोल में वे हैं उन्हें वहीं रहना है। और वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वे एक क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचा, एक क्षेत्रीय फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वे परमाणु हथियार का इस्तेमाल करते हैं तो ये सब बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो यह एक पहलू है। वे शायद इसके बारे में सोच रहे हों, या जी इससे नहीं लगता इस स्कैरप फोवे इको सिप्स ब्रिंग to morphs to। and then certainly they have not notified. I mean, they are member of the NPT. मेरा मतलब है वे एनपीटी के सदस्य हैं और परमाणु हथियार विहीन देश है, और उन्होंने एनपीटी का उल्लंघन नहीं किया है। इसलिए ईरानियों के ऐसा करने की संभावना नहीं है। दरअसल मुझे पूरा विश्वास है कि वे ये बिल्कुल घोषित नहीं करेंगे कि हमारे पास परमाणु हथियार हैं। उनके पास जो भी हो या न हो, वे ऐसा नहीं करेंगे। अब पाकिस्तान की बात करें तो देखिए, इसमें एक बहुत दिलचस्प बात है। अगर आपकी कही बात सही है कि उन्होंने पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाए हैं, मैंने अभी तक उसका ब्यौरा नहीं देखा है, लेकिन मैंने राष्ट्रपति ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट देखी है जिसमें उन्होंने ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध का ऐलान किया है। और इस आर्थिक युद्ध को दरकिनार करने में पाकिस्तान की बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका। देखिए, अगर आप उनकी सोशल मीडिया पोस्ट देखें तो उन्होंने बहुत साफ लिखा है कि क्या क्या नहीं किया जा सकता। उन्होंने बंदरगाहों का जिक्र नहीं किया है। उन्हें Ports. He has mentioned airports. He has not mentioned ports. Very important. उन्होंने बंदरगाहों का जिक्र नहीं किया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, और उन्होंने उसमें जमीनी रास्तों का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। अब अगर मैं इसे जमीन पर जो कुछ हो रहा है उसके साथ रखकर देखूं, तो हम जानते हैं कि 6 जमीनी रास्ते हैं जिनके जरिए पाकिस्तानी ईरानियों की मदद कर रहे हैं। और हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान के ये 3 बंदरगाह हैं, कराची, पोर्ट कासिम और ग्वादर। एक बार फिर इनका इस्तेमाल ईरान की मदद के लिए हो रहा है। देखिए, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि वह चाहे जो भी कहें, शायद बेसेंट और ट्रंप के बीच तालमेल की कमी है, या फिर मुझे ठीक जानकारी नहीं है कि ट्रंप ने इस मुद्दे पर असीम मुनीर से बात की है या नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन ट्रंप समझते हैं कि पाकिस्तान उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे ये भी जानते हैं कि वे ये दिखावटी रुख अपनाते रह सकते हैं। लेकिन आखिरकार उन्हें पीछे हटकर ब्रीट्समैन फटिस्तांग जो जेडी वेंस ने तसाव से हफ्सा। What J.D. Vance has publicly said that America has to start living. अमेरिका को अपनी हैसियत के भीतर रहना शुरू करना होगा। इसलिए पाकिस्तान पर प्रतिबंधों के मुद्दे को मैं इसी तरह देखता हूँ। मुझे नहीं लगता कि वे इसे लेकर बहुत गंभीर हैं, या फिर ये कुछ बहुत हल्का फुल्का होगा। और उन्हें पता है कि पाकिस्तान कितनी मदद कर रहा है, क्योंकि देखिए, पाकिस्तान के लिए अपने राष्ट्रीय हित का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और पाकिस्तान का राष्ट्रीय हित बिल्कुल उन 2 दूसरी महाशक्तियों के साथ है, नई विश्व व्यवस्था के साथ, चीन के साथ
रूस के साथ और निश्चित रूप से ईरान के साथ भी। तो पाकिस्तान जानता है कि उसे कहाँ जाना है और हम उसे उसी दिशा में बढ़ते हुए देख रहे हैं। जहां तक ट्रंप का सवाल है, पाकिस्तान समझता है कि अमेरिका महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो यह भी समझते कि आज अमेरिका तेजी से गिरती हुई शक्ति है और उपराष्ट्रपति भी इसे स्वीकार करते हैं। तो स्थिति यही है। यह इस परिस्थिति का मेरा आकलन है। This is my assessment of the situation. Well, your assessment and that of खैर, आपका serious, आकलन analysts और दुनिया भर के all over the गंभीर world, विश्लेषकों का they- आकलन they सभी ने have लगभग यही expressed भावना very जताई similar है sentiments कि ट्रंप बस that, जंगल में Trump सचमुच is रो रहे हैं simply और इससे crying कुछ भी with निकलने literally वाला literally नहीं है। crying, in the wilderness, और मैं आपको and the भरोसा wilderness दिला is सकता this. हूं कि And I पाकिस्तान can इस पर assure you हंसने that के अलावा कुछ नहीं Pakistan करेगा। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है उसकी जानकारी के आधार पर चीन ट्रंप को पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की इजाजत कभी नहीं देगा। मैं ये तथ्य के तौर पर जानता हूं। आप जानते हैं, मेरी सीधी प्रत्यक्ष जानकारी के आधार पर चीन के साथ जो कुछ भी चल रहा है, मुझे यकीन है कि आप भी मानेंगे कि वह अलग थलग होकर नहीं हो रहा है। agree with that, is not happening in isolation. It's happening because this is Wang Yi's policy. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वांग यी की नीति है जिस पर पाकिस्तान अमल कर रहा है। पाकिस्तानी समाज के सभी तबके, पाकिस्तानी नेतृत्व के सभी हिस्से इसी पर अमल कर रहे हैं। और स्पीकर गालिबाफ तथा अराकची के 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के इस्लामाबाद के एक बेहद महत्वपूर्ण दौरे की तारीख की अभी पुष्टि हो रही है। तारीख का ऐलान शायद अगले 1-2 दिनों के भीतर ही हो सकता है। और वे नागरिक नेतृत्व, सैन्य नेतृत्व सभी के साथ गंभीर बातचीत निकी। ये रिश्ता अब और अत्यधिक मजबूत होता जाएगा। इसलिए मैं इसे अंत के खेल के अलावा कुछ और नहीं मानता। पिछड़ में किसी और तरीके से देखता हूं। But do you see this in any other way? Well, absolutely. See, after J.D. Vance statement, बिल्कुल। देखिए, जेडी वैंस के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने माना कि अब यह हकीकत सामने आ रही है कि अमेरिकी साम्राज्य को डॉलर के रिजर्व करेंसी बने रहने के बिना काम चलाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि उनकी क्षमताओं में कटौती शुरू होगी और दुनिया भर में उनके ठिकानों से सैनिकों की वापसी शुरू होगी। और यही तो पहले ही शुरू हो चुका है। मिसाल के तौर पर दक्षिण कोरिया को देखिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर कहा था, देखिए, वे लोग नहीं आए। दक्षिण कोरियाइयों ने होर्मुज जलभूमध्य में मेरी मदद नहीं की। फिर मैंने वहां 39,000 सैनिक क्यों तैनात कर रखे हैं। तो पहले से ही ऐसी बातें चल रही हैं कि ट्रंप उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं जिनसे वे 2019 में मिले थे। लेकिन देखिए, वांग यी ने उसे पहले ही रोक दिया है। but see, that has been preempted by Wang He. Wang He has already reached south. He was वांग यी पहले ही दक्षिण कोरिया पहुंच चुके हैं। president of South. वे कल वहां थे और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से मिले। Things that he would be और ये निश्चित तौर पर उन मुद्दों में से एक है जिस पर वे बात कर रहे होंगे कि अब शांति का समय आ गया है। the DMZ also. दोनों कोरियाओं के बीच DMZ का भी समाधान होना चाहिए। देखिए, तो ये पहले से ही हो रहा है। और अगर आप यूरोप को देखें तो यूरोप फिर एक बड़ी समस्या का सामना कर रहा है। उनकी अपनी समस्या है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अमेरिकियों ने यूक्रेन युद्ध से पूरी तरह हाथ झाड़ लिए हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से चाहते हैं कि यूरोपीय ज्यादा बोझ उठाएं और वे उठा भी रहे हैं। देखिए, आदर्श रूप से अमेरिकी यही चाहते हैं, या उनके दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में उनका यही विचार था और वह समझदारी भरा था। And which was sensible when he started his second term. It was that your pivot, which is your वह आपका रणनीतिक रुख था, यानी आपकी सैन्य क्षमताएं, जिन्हें क्लिंटन से लेकर बाइडन तक सभी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र की ओर मोड़ दिया था। Indo-Pacific. अब वह इसे आर्कटिक महासागर की ओर मोड़ना चाहते थे और वह यूरोप से भी रुख बदलकर पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाना चाहते थे, Europe also to क्योंकि आज अमेरिका की समस्या यह है कि उसे अपने ही पड़ोस को सुरक्षित रखना बहुत मुश्किल लग रहा है। difficult. असली समस्या वही है। Backyard. अगर आज आप पश्चिमी गोलार्ध को देखें तो वहां चीनियों और रूसियों की सैन्य क्षमताएं कई गुना बढ़ गई हैं। नई तकनीकें आ गई हैं, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें आ गई हैं, चीन का FOBS भी आ गया है, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम। Come in. China's FOB has come in, fractional orbital bombardment system.
then of the 32 countries which are there in Latin America, फिर लैटिन अमेरिका के 32 देशों में से 22 देश बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हैं, और जो देश बेल्ट एंड रोड में नहीं हैं, जैसे मेक्सिको, जैसे ब्राज़ील, उनके भी चीन के साथ बहुत मजबूत आर्थिक संबंध हैं। और ट्रंप इसी बात को लेकर ब्राज़ील से बहुत नाराज हैं। तो मेरा कहना यह है कि अमेरिकी साम्राज्य मूल रूप से इस गलत युद्ध में फंसने की वजह से बेहद बड़ी मुसीबत में है, और मेरे आकलन में ट्रंप यहाँ सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि कई अमेरिकी विश्लेषकों का आकलन भी यही है, वह बस पहले इन मध्यावधि चुनावों के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। until he wants this midterm elections to first get over. Because if you see the problems, even when we क्योंकि अगर आप समस्याओं को देखें तो ईरान पर उसने जो नाकेबंदी लगाई है उसकी बात करें, तब भी नाकेबंदी की वजह से अमेरिका के लोग अपने ही देश में ज्यादा परेशान हैं। गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, महंगाई बढ़ेगी, और ये सारी चीजें अमेरिका को प्रभावित कर रही हैं। उनकी रेटिंग भी काफी हद तक गिर गई है। तो अमेरिका के लिए हर दिन मुश्किलें हैं, देश के भीतर भी और पश्चिमी गोलार्ध में भी, और अब उन्हें भी ध्यान देना चाहिए। दुनिया भर में हर जगह मौजूद रहने के बजाय आप जानते हैं वह दौर खत्म हो गया है, वह दुनिया खत्म हो गई है। मेरे आकलन में जुल्फिकार हम इसी मोड़ पर हैं। that is where we are, Zulfikar, in my assessment. Absolutely. Not only your assessment, बिल्कुल, but the assessment सिर्फ from आपका आकलन ही नहीं, बल्कि उन सभी विद्वान विशेषज्ञों का आकलन भी जो इसे देख रहे हैं, जो आपकी तरह इसका गहराई से अध्ययन करते हैं और जिनका बहुत सम्मान है। और मेरे नजरिए से भी आकलन यही है, जो उन लोगों से मिली जानकारी पर आधारित है जिनसे मैं बात करता हूँ, जिन्होंने मुझे ऐसी जानकारी दी है जो कहीं और उपलब्ध नहीं है। मैं एक और साफ तथ्य सामने रखना चाहता हूँ जो हमारी आंखों के सामने है। सामरिक पेट्रोलियम भंडार घटता जा रहा है, सचमुच लगभग तल तक पहुंच रहा है। और ये सारी बकवास, ये दिखावा, वह चाहे जितना दिखावा करे, चाहे जितना उछल कूद करे, ट्रंप उस सामरिक पेट्रोलियम भंडार में तेल की एक बूंद भी नहीं डाल पाएगा, क्योंकि वह तेल की बूंद होर्मुज जलडमरू मध्य से नहीं आ रही है। तो मूलतः उसने खुद ही अपनी नाकेबंदी कर ली है। आपको क्या लगता है ये कितने समय तक चलेगा? मेरा मतलब है इसे कुछ ही दिन में पूरी स्मॉल। I mean, it has to come to an end in days. No, I agree with you. In fact, that is what the नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ। दरअसल अमेरिकी विश्लेषक भी यही कह रहे हैं कि अमेरिका के पेट्रोलियम भंडार घटकर लगभग 1982 या 83 के स्तर पर आ गए हैं, और उनके पास सिर्फ करीब 40 से 43 दिनों के लिए ही भंडार बचा है। तो देखिए, वह ईरान पर जो आर्थिक युद्ध थोपने की कोशिश कर रहा है, उसमें ईरान से ज्यादा नुकसान उसे खुद हो रहा है। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, वे जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी मूर्खता का। और जब मैं वे कहता हूँ तो मेरा मतलब ईरान और इजराइल दोनों से है। देखिए, हाल ही में ये बहुत बड़ी खबर है। You see, recently this is a very big news. There's no doubt about it that the इसमें कोई शक नहीं है कि यूएई ने ऐलान किया है कि ईरान के साथ कोई व्यापारिक लेन देन नहीं होगा, कोई वित्तीय लेन देन नहीं होगा। अगर आप 2024 का व्यापार देखें तो दोनों देशों के बीच 21 अरब डॉलर का व्यापार था, और जिस तरह यह काम कर रहा था वह बिल्कुल शानदार था, क्योंकि सामान यूएई के इस बंदरगाह जेबेल अली पर आता था, और इस बंदरगाह से आप जानते हैं छोटी नावों में ईरान भेजा जाता था। फिर ईरान को जिस विदेशी मुद्रा की जरूरत थी वह यहीं से उपलब्ध कराई जा रही थी। तो ये पूरा काम बहुत अच्छे से चल रहा था। अब अचानक यूएई कहता है कि ईरानियों ने 2 मिसाइलें दागी हैं। अब ईरानी कह रहे हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, हमने ये नहीं किया है। Iranians are saying this is a false flag operation. We haven't done it. So the point is, who's done that? And then for that, तो बात यह है कि ऐसा किसने किया है, और फिर उसके लिए आप इतने कड़े कदम उठा रहे हैं जैसे यूएई ने उठाए हैं। इससे साफ दिखता है कि इसमें ट्रंप और नेतन्याहू का हाथ है जो जीसीसी को तोड़ना चाहते हैं, और एक देश जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है वह यूएई है। तो वे ये सारी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इससे ईरानी किसी भी तरह अपने मुख्य उद्देश्य से नहीं हटेंगे, और उनका मुख्य उद्देश्य बिल्कुल साफ है, अमेरिकी सेनाओं को पश्चिम एशिया छोड़ना होगा। और अब किसी भी तरह होर्मुज जलमध्य अमेरिकियों के नियंत्रण में नहीं रह सकता, नहीं वह खुला रह सकता है।
28 फरवरी से पहले जैसा था वैसा अब नहीं हो सकता। तो हमारी स्थिति यही है। before February 28th. So that is where we stand. Well, additionally, इसके अलावा परवीन, आपसे स्कूबेत इस तरह जानें, जो भी ठिकाने तबाह हुए हैं उन्हें फिर से कौन बनाएगा और ये कितनी जल्दी हो सकता है। एक पल के लिए मान लें कि कल ही उन्हें दोबारा बनाने का फैसला हो जाता है, तो ते खर्च ठिकाने and who's going to pay for it? No, I agree entirely नहीं, with you. In नहीं, fact, the मैं आपसे पूरी तरह first सहमत हूँ। question is, दरअसल और बुनियादी सवाल यह है, क्या ये देश अमेरिकियों को अपने ठिकाने फिर से बनाने की इजाजत देंगे? rebuild the bases. You stat. No, that is the problem. So, Bahrain, a country, नहीं, Bahrain, यही तो where समस्या they है। are the headquarter of fifth तो बहरीन एक देश, बहरीन जहां 5th फ्लीट का मुख्यालय था, युद्ध की शुरुआत में वहां क्या हुआ? उनका लॉजिस्टिक बेस, उनका नौसैनिक लॉजिस्टिक बेस पूरी तरह बमबारी में तबाह हो गया और अब वे डिएगो गार्सिया पर निर्भर हैं। अब देखिए, ये मुझे एक और दिलचस्प बात पर ले आता है। अमेरिकी सैन्य ताकत की जितनी भी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, हकीकत यह है कि जो युद्ध वे लड़ रहे हैं, और ईमानदारी से कहें तो ये युद्ध वास्तव में 28 फरवरी से 8 अप्रैल तक ही चला। बस वही हवाई अभियान था। उसके बाद जो कुछ चल रहा है वह सिर्फ दिखावा है। तो इस युद्ध में दोनों थिएटर जुड़ गए हैं। उनका एक थिएटर वाला सेंट्रल कमांड ईरानी सैन्य क्षमता से निपटने में सक्षम नहीं था। take care of the Iranian military capability. Both the theaters have been joined, which is the US Pacific दोनों थिएटरों को जोड़ दिया गया है, यानी यूएस पैसिफिक कमांड और सेंटकॉम को। क्योंकि अगर आपको याद हो, उनका उभयचर जहाज वहीं से आया था। फिर थॉर्ड मिसाइलें पैसिफिक कमांड से आईं। हथियार गोला बारूद भी पैसिफिक कमांड से आया है। और अब डिएगो गार्सिया बेस अमेरिकी नौसेना के लिए लॉजिस्टिक बेस बन गया है। देखिए, बहरीन अब उनके लिए उपलब्ध नहीं है। वह पूरी तरह तबाह हो चुका है। और यही वजह है कि इस अब्राहम लिंकन, यूएसएस अब्राहम लिंकन विमानवाहक पोत पर परेशानी हुई है। अब जब आप पूरी तस्वीर को देखते हैं, तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि अमेरिका की ये पूरी नौसैनिक नाकेबंदी वास्तव में एक बड़ी कमजोरी है। blockade is actually a big vulnerability बिल्कुल, because as far as blockade is concerned, क्योंकि जहां तक नाकेबंदी का सवाल है, वह युद्ध की कार्रवाई होती है। Iranians say that तो जब ईरानी कहते हैं कि अब हम आक्रामक रुख अपनाएंगे, कि रक्षात्मक रणनीति से हम अब आक्रामक रणनीति की ओर बढ़ रहे हैं, offensive start सैन्य पुनर्गठन के बाद जो हमने किया है, तो वे किस बात की बात कर रहे हैं? वे भूमध्य सागर में हर तरफ मौजूद अमेरिका की इन तमाम क्षमताओं की बात कर रहे हैं, और उन क्षमताओं की जिन्होंने होर्मुज जलसमंद के आसपास नौसैनिक नाकेबंदी लगा रखी है। वे उसी की बात कर रहे हैं, और फिर वे खुले तौर पर समुद्र के नीचे बिछी केबलों की बात कर रहे हैं कि हम उन्हें निष्क्रिय कर सकते हैं। होर्मुज जलसमंद से होकर जाने वाली समुद्र तल की केबलों को हम काट देंगे। we'll cut the subsea cables to go through the Strait of Hormuz. So Zulfikar, the point is very simple. तो जुल्फिकार, बात बहुत सीधी है। जो भी इन सारी बातों को जोड़कर देखेगा, उसे साफ तस्वीर दिखेगी कि अमेरिका ने खुद को बहुत मुश्किल स्थिति में डाल लिया है। और उसने खुद को इस स्थिति में क्यों डाला? इसकी सीधी वजह है कि युद्ध का आकलन ही नहीं किया गया। और जब युद्ध का आकलन नहीं किया गया, तो युद्ध के लिए उपलब्ध भंडारों की जांच भी नहीं हुई। फिर अमेरिकी अनायुत्सवैस अपनी थिंक टैंक्स में चीन के साथ 21वीं सदी का युद्ध लड़ने की तैयारी पर जितनी भी बातें करते हों, हकीकत यह है कि वे मुश्किल से 20वीं सदी का युद्ध लड़ पाने की स्थिति में हैं। वे चीन से बहुत पीछे हैं। तो स्थिति यही है। So that is where we are. Well, Praveen, I could talk to you for another प्रवीण, hour, maybe 2 मैं आपसे hours, 1 घंटा और शायद 2 घंटे और बात कर सकता था। आप बातों को इतनी आसानी से समझा देते हैं, इतना बिल्कुल साफ कर देते हैं कि कोई भी ट्रंप साहब की पूरी तरह निराशाजनक स्थिति और किसी भी तरह की योजना की पूरी कमी की असलियत समझ सके। प्लान ए तो था ही नहीं, प्लान बी की तो बात ही छोड़िए, लेकिन इसे हमें अगली बार के लिए टालना होगा। उम्मीद है तब तक कोई विनाशकारी घटना नहीं होगी। लेकिन मैं सचमुच आपका बहुत आभारी हूं कि आपने फिर से यहां आने के लिए समय निकाला, जबकि आप पहले भी यहां एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आए थे जो उस समय चल रहा था। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका यहाँ होना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। So thank you very, very much. We are deeply honored to have you here. It's a very privileged voice. I can assure you, people. ये एक बहुत विशेषाधिकार प्राप्त आवाज है। मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि फैसले लेने वाले दायरों में, जहाँ से मुझे बहुत सी जानकारी मिलती है, लोग हमारा पॉडकास्ट सुनते हैं, आपकी आवाज़ सुनते हैं, और वे हमेशा मुझसे कहते हैं कि मैं इसके लिए आपको धन्यवाद दूं। तो मैं उनकी ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। हम इसकी सराहना करते हैं। जो लोग हमें सुन रहे हैं, आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी बातें पसंद आ रही हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। कृपया सबस्टैक पर जाएं, पेड मेंबर बनें। हम इसे आपके मेल बॉक्स में भेजेंगे और उससे हमें थोड़ा बहुत समर्थन मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से आखिरी बात अब आप कहें। So thank you very much. Final word to you, Praveen. No, precisely. I mean, what you have नहीं, said, and you बिल्कुल। covered it up very मेरा well. मतलब है, आपने जो कहा उसे बहुत अच्छी तरह समेट दिया, और हम अभी उसी स्थिति में हैं। उसके पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है और उसे वापस आना ही पड़ेगा। इसमें उसकी मदद सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के सेना प्रमुख ही कर सकते हैं। अभी उसके पास यही एकमात्र विकल्प है। वह अभी वापस आता है या मध्यावधि चुनावों के बाद आता है। ये फैसला उसे करना है, क्योंकि ईरान कई समस्याओं का सामना कर रहा है। लेकिन ये भी याद रखिए कि ईरान अपने अस्तित्व के खतरे को खत्म कर रहा है, और इस युद्ध में ईरान ने बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत बड़े फायदे। और ईरानी इस बात से वाकिफ हैं कि उन्होंने क्या हासिल किया है। Iranians are aware of that, what they have gained. Is why we can कीमत जो ठेंग the strength. Oh, absolutely. I mean, they in any case have ओ बिल्कुल, मेरा मतलब है किसी भी हालत में वे 1979 में प्रतिबंध शुरू होने के बाद से इसकी कीमत चुका रहे हैं। वे बहुत भारी कीमत चुका रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो वे बहुत तकलीफ झेल रहे हैं, लेकिन वे पलटकर मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि ईरान ऐसा ही है। back because that is what Iran is. Yes. हाँ, बेहद धन्यवाद। मुझे आमंत्रित फीस किए। Yours. आपसे बात करके बहुत खुशी हुई सुइन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका।